नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत। केतकी प्रकाशन प्रस्तुत जनमत मंच इस चैनल में आज के इस डिजिटल दौर में जहां हमारी उंगलियां स्क्रीन पर स्क्रॉल करने की आदी हो गई है, वही पन्नों को पलटने का वजह सुकून कहीं पीछे छूटता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि एक अच्छी किताब सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक नया नज़रिया देती है। आज इसी विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक विशेष मेहमान राम कुमार जी, जो खुद एक अनुभवी संपादक है और इस शब्दों की दुनिया से गहरा नाता रखते हैं। राम कुमार जी, जनमत मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये बहुत एक सुंदर आयोजन आपने किया है, इसके लिए आपको और आपकी टीम को हार्दिक बधाई। थैंक यू। राम कुमार जी, आज के युवाओं को और छात्रों के बीच इस महत्वपूर्ण विषय पर अपन बात करना वाकई समय की ज़रूरत है। वाचन संस्कृति का आपके व्यक्तिगत जीवन में और दृष्टिकोण पर क्या प्रभाव पड़ा है? सर, ये वाचन संस्कृति जो हम बात कर रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जिससे हमारा ज्ञान, कौशल, क्षमता सारी चीज़ें बढ़ती हैं जी। तो मैं तो सबसे जो है अनुरोध करूंगा कि इस चीज़ों को बनाए रखें और लगातार पढ़ते रहें जी। वेरी गुड। वह कौन सी पहली पुस्तक थी कि जिसने आपके पढ़ने के शौक को एक जुनून में बदल दिया? और सर, ये सवाल तो कह नहीं सकते क्योंकि पढ़ना ही जीवन का अंग होता है तो जी। और ख़ास करके हम लोगों का जो परिवार रहा है वो बड़ा पढ़ने लिखने वाला रहा है जी। तो शुरुआती दौर से ही लगातार पढ़ना शुरुआत ही रहा जी। तो तमाम तरह की मैगजीन्स जो होती थी बचपन में, जो चंदा मामा है, चंपक है, सब हम लोग लगातार घर पे आती थी तो हम लोग पढ़ते थे जी। फिर बड़े होते गए, फिर स्कूलों में, कॉलेजों में करते करते वो पढ़ते चले गए। तो एक तरह से कोई एक पुस्तक को हम नहीं कह सकते बल्कि एक पूरी परंपरा है इसको पढ़ने के लिए, वो एक आदत हो गई। और फिर चीज़ें ये कह सकते हैं कि बहुत सारी पुस्तकें पसंद बहुत आई जी जी, कि जिसमें हम जो है राग दरबारी ले सकते हैं जी, शिवाजी सावंत का मृत्युंजय ले सकते हैं जी, विश्वास पाटिल जी का पानीपत ले सकते हैं। कि ये सब चीज़ें हैं कि मतलब एक बहुत गहरा छाप छोड़ती हैं कि कैसे लिखा जाता है बराबर, और किस तरह की सामग्री इकट्ठा की जाती है, एक लेखक कितनी मेहनत करता है जी, ये सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं। वेरी गुड जी। क्या आप अपने पढ़ने के अनुभव से कोई ऐसी सीख साझा कर सकते हैं जिसने आपके जीवन के किसी बड़े फैसले को प्रभावित किया है? सर, निश्चित रूप से ये मैं आपको बताऊं कि जैसे बहुत पहले जब भी एकदम शुरुआती दौर में हमने भगत सिंह को पढ़ा जी, और केवल उनका एक जीवनी नहीं पढ़ी बल्कि उनके दस्तावेज को पढ़ डाला। ओहो, हाँ, मतलब उन्होंने उनका संपूर्ण हाँ, मतलब वो संपूर्ण दस्तावेज जो है बहुत पहले पंचकुला से छपा हुआ था वो जी, हरियाणा से जी जी। तो वो पूरी पुस्तक उन्हें पढ़ डाली और उसका असर इतना हुआ दिमाग में कि वो पूरा मतलब आपका पूरा जीवन बदल देता है सर। सही है। फिर विवेकानंद को हमने पढ़ा जी। तो ये सब चीज़ें ऐसी हुई कि जिनको पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें मतलब जीवन में कठिनाई है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, तो कैसा रास्ता निकालना है। हाँ, तो इससे बड़ी आदर्श जी, बड़ी प्रेरणा मिली उससे जी। आपके अनुसार आज के व्यस्त जीवन में किताबों के साथ समय बिताना क्यों जरूरी है? सर, ये आपको ना जीने का सलीका सिखाती है जी, आपके दिमाग को शांत रखती है जी। आज के दौर में आप देखें छोटी छोटी बातों पे बहुत झगड़े हो जाते हैं, खून खराबा हो जाता है जी जी। अब सिग्नल पे खड़े हैं, सिग्नल तोड़ के भागते हैं जबकि कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी वो करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो आपको मानसिक संबल देता है, मानसिक आधार देता है आपको जी। क्या एक अच्छी किताब हमारी मानसिक शांति और रचनात्मकता में सुधार कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है सर। एक हमेशा बेहतर किताबों को पढ़ें और निश्चित रूप से वो नया चीज़ करने के लिए प्रेरित करती है, नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करती है जी, और हमें मोटिवेट हमेशा करती है। तो एक अच्छी किताब निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है जी। आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में क्या आपको लगता है कि वाचन संस्कृति खतरे में है? बिल्कुल नहीं सर, ये खतरे में बिल्कुल नहीं है। चीज़ें हैं कि लोग पढ़ रहे हैं, केवल माध्यम बदल गया है। पहले लोग किताब में पढ़ते थे, आज ई बुक पढ़ रहे हैं, किंडल पढ़ रहे हैं। तो वाचन संस्कृति पे खतरा नहीं है बल्कि पठनीयता खूब बढ़ गई है। जो लोग पहले अखबार नहीं पढ़ते थे वो भी अखबार उसके माध्यम से पढ़ रहे हैं, जो डिजिटल माध्यम। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और खूब पढ़ी जा रही है चीज़ें। अच्छी बात जी, अच्छी बात। फिजिकल बुक्स बनाम ई बुक्स या ऑडियो बुक्स में से आप किसे अधिक प्रासंगिक और प्रभावी मानते हैं? सर, ये समय और स्थान की ज़रूरत है।
फिलहाल अगर प्रासंगिक मानते हैं तो हम फिजिकल बुक ही ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और आपके पास पढ़ने का जरिया है तो आप ई बुक और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको हाथ में लेके, कभी अगर मान लीजिए आपको लोकल ट्रेन में यात्रा करनी है, खास करके मुंबई के लोकल ट्रेन में, तो आप हाथ में लेके पढ़ नहीं सकते, तो आप वहाँ पे ऑडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप, तो हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे उपयोगी है जी। सोशल मीडिया के छोटे कंटेंट का हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर क्या असर पड़ा है? हाँ सर, ये जो आपने मुद्दा उठाया है, इसका तो मानव मस्तिष्क में बहुत फर्क पड़ रहा है जी। खास करके बच्चे इस जो रील और छोटे छोटे कंटेंट को लेकर के बच्चे एकदम उतावले हो चुके हैं। मतलब अगर छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, आप उनसे मोबाइल ले लीजिए, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं जी। मतलब अगर नासमझ हैं और कुछ नहीं है तो कुछ चीज फेंक करके भी आपको मार सकते हैं। यस, इतना रिएक्शन आता है, इतना आ रहा है। तो ये हमारे को जो दिमाग का जो ध्यान है उसको भंग बहुत कर रहा है, काफी डिस्टर्ब कर रहा है। तो मेरा ख्याल है खास करके बच्चों को इससे रोकना चाहिए जी। क्या आपको लगता है कि आज की पीढ़ी में धैर्य की कमी हो गई है जो किताबें पढ़ने के लिए आवश्यक है? जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आज के जो शॉर्टकट चल रही हैं और कम से कम चीज़ों में समय में हासिल करने के जो दौर चल रहा है, इसमें हम लोगों के धैर्य को ख़त्म कर रहा है। इसका उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं जी। आप यात्रा कर रहे हैं, किसी को धक्का लग जाता है, वो मार पीट करने के लिए आपसे तैयार हो जाता है, जबकि ये बहुत बड़ी बात नहीं, आप उसको सॉरी भी बोलते हैं, उसके बाद भी वो आपको 2 गाली सुना के जाता है। तो ये सब वही कारण है कि आदमी में धैर्य खत्म होते जा रहा है, और खत्म क्या, कम से कम होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ ये रीडिंग हैबिट्स भी नहीं है। सही है। तो कम से कम किताबें, जो फिजिकल किताबें होती हैं, हमें ये सिखाती हैं कि एकाग्रचित होने का, एकाग्र होने का, ध्यान करने का, ये सब का एक माध्यम है, तो और वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों के कम पढ़ जाने के रुझान के बारे में आपकी क्या राय है? सर, इसमें क्या है कि जो माध्यम बदले हैं जी, जो डिजिटल समय आया है, पढ़ने की संस्कृति बढ़ी है जी, और उसके तरीके बदले हैं, तो उसमें जो प्रकाशन है वो थोड़े कम हुए हैं। लेकिन चीज़ें, बहुत सारे प्रकाशन हम जानते हैं, उन लोगों को नाम नहीं लेंगे हम जी, कि जो अपनी किताबों को ई बुक ही बना देते हैं, सीधे ई बुक बना, मतलब उन्हें ये है कि हमें खर्च नहीं करना है, कुछ पैसे खर्च हुए, टाइपिंग करा दी और ई फॉर्मेट में बना करके उसको डाल दिया उन्होंने। लेकिन चीज़ें बाजार में उपलब्ध हैं, पढ़ने वाले के लिए कमी नहीं है। बराबर। स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के बीच पढ़ने की संस्कृति को मजबूत करने के लिए पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होने चाहिए? सर, इसमें यह है कि रोचक, सबसे बड़ी बात है कि जो आकर्षित करे बच्चों को जी, ऐसे कंटेंट को उसमें लगाएं जी, और मोटिवेशनल चीज़ों को उसमें शामिल करें। खास करके हमारे दैनिक जीवन में जो चीज़ें उपयोग में आ रही हैं, उन सब चीज़ों को शामिल करके उस संस्कृति को बढ़ाया जा सकता है जी। माता पिता अपने बच्चों में बचपन से ही पढ़ने की अच्छी आदत कैसे विकसित कर सकते हैं? सर, ये मामला ऐसा है कि बच्चों में विकसित नहीं करना है, आपको खुद के अंदर विकसित करना है, तो जाके वो इमिटेट करेंगे जी। मैंने ये खुद अनुभव किया है जी, कि आप पढ़ेंगे तो बच्चे अपने आप पढ़ेंगे, आप मोबाइल देखेंगे बच्चे मोबाइल देखेंगे। तो ये मामला ऐसा है कि आप बच्चे को बोलो किताब पढ़ो और खुद आप मोबाइल देखो, तो ये संभव नहीं है। तो कॉपी करते हैं। यस, तो इसको करने के लिए माता पिता को खुद पढ़ना पड़ेगा, वो अपने आप संस्कृति आगे आ जाएगी। क्या बुक क्लब और रीडिंग सर्कल वाचन संस्कृति को वापस लाने में कारगर साबित हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, और इस समय लोग काफ़ी प्रयोग भी हो रहे हैं। मैं खुद देखता हूँ कि दक्षिण मुंबई में जो है, कुछ ऐसे हैं जो रविवार के दिन में वैन में जी लाइब्रेरी चलाते हैं, एक निश्चित स्थान पे खड़े होते हैं। आप वहाँ जाइए, कोई पैसा नहीं देना है, आप किताब लीजिए, एक हफ्ते पढ़िए, अगले आप वापस करके नई किताब ले लीजिए। तो इन सब चीज़ों से क्या है कि रीडिंग संस्कृति बढ़ेगी, वाचन संस्कृति बढ़ेगी। गुड। सार्वजनिक पुस्तकालयों को आधुनिक समय के अनुकूल और अधिक आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है? डिजिटल का प्रयोग करें, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करें। इसमें जो बहुत सारी किताबें ऐसी हैं कि पुरानी होने के बाद उसको छूने का मन नहीं होता है, तो अगर हम उसको डिजिटल कर दें, स्कैन करके या दूसरे अन्य माध्यमों से हम कंप्यूटर में फीड कर दें जी, और तकनीक बदल दें। मतलब यह है कि पहले होता था कि सार्वजनिक वाचनालय में हम जाते थे तो किताब रखी या सेल्फ में हम लेते थे, इश्यू कराते थे और पढ़ते थे। आज का दौर थोड़ा बदल गया है, नई पीढ़ी आ रही है, तो उनके लिए कंप्यूटर भी होना चाहिए जी, थोड़े माहौल भी उस तरह के होने चाहिए। तो सारी चीज़ों को करके हम वाचन संस्कृति को बढ़ा सकते हैं। क्या सोशल मीडिया जैसे बुक इंस्टाग्राम या बुक टॉक
का सही उपयोग वाचन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। कुछ अच्छी किताबों का प्रचार हम इन माध्यम से करके लोगों तक, नई पीढ़ी तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं जी। जिनको कि आप प्रिंट माध्यम से अगर विज्ञापन करते हैं तो उतनी चीज़ें उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं जितना हम डिजिटल चीज़ों से कर सकते हैं। तो इनको हम प्रचार के लिए और इसका उपयोग कर सकते हैं। जी जी। जो लोग कहते हैं कि उनके पास किताब पढ़ने का समय नहीं है, उनके लिए आप क्या व्यावहारिक सुझाव क्या है? ये सर मामला ऐसा है कि ये अपने को धोखा देने वाली बात है। अगर आपको टीवी देखने का समय है, यूट्यूब देखने का समय है, फेसबुक चलाने का समय है, तो पढ़ने का समय नहीं बोलना, ये तो आप अपने आप को खुद धोखा दे रहे हो। जी, जी। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये कह सकते हो कि मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन आप समय नहीं है ये बहाना नहीं कर सकते हैं। सही है, सही। जी। यदि कोई व्यक्ति आज से ही पढ़ने की आदत डालना चाहता है तो उसे किस प्रकार की किताबें की शुरुआत करना चाहिए? किताबों की शुरुआत करना, मेरा ख्याल है कि उनको पत्रिकाओं से ये शुरुआत, छोटी-छोटी पत्रिकाओं से शुरुआत करनी चाहिए। जी। क्या होता है कि एक किताब आपने उठाया, एक किताब में एक ही कंटेंट होगा, आप उसको रख देंगे, लेकिन पत्रिका उठाते हैं तो उसमें आपको हेल्थ भी मिलता है, खेल भी मिलता है, समाज मिलता है, संस्कृति मिलती है। तो आपको नियमित पत्रिकाओं का उपयोग शुरू कीजिए और अपने आप किताब की तरफ वो लेके जाएगा। जी जी जी। अक्सर लोग किताबें पढ़ना शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं, इस समस्या के कैसे निपटा जाए? सर ये मामला ऐसा है कि वो किताब का कंटेंट कैसा है। जी। कंटेंट वो कैसा है, अब ये आपकी रुचि पे निर्भर करता है कि अगर आपको मान लीजिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़नी और आपने श्रीमान योगी रणजीत देसाई को उठा ली जी, या पौराणिक पढ़ना है जो मैथोलॉजी है इंडियन, उसके ऊपर हनुमान जी के बारे में आपने पढ़ना है, लेकिन अगर वो उस रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा तो आप नहीं रख सकते हैं, कंटिन्यू पढ़ेंगे। जी हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। लेखकों को और प्रकाशकों को आज के पाठकों की बदलती पसंद के अनुसार खुद को कैसे ढालना चाहिए? सर इसमें दो चीज़ें हैं, क्योंकि ये बड़ा कमर्शियल समय चल रहा है जी, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम फिजिकल किताबें बनाते हैं जी, तो उसके प्राइस पे कंट्रोल करें, उसकी कीमत ऐसी रखें कि जो अफोर्डेबल हो जी, और कंटेंट हम नई नई चीज़ों को लाएं जो खास करके युवा पीढ़ी को ध्यान में रख करके, क्योंकि पुराना जो लिखा गया है वो बहुत पर्याप्त हुआ है, लेकिन नई चीज़ें जो आज के दौर में लेखक देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो घटित हो रहा है समाज में, उसको लेकर के अगर ये कुछ नया लिखते हैं, कोई मिरर नया आता है लोगों तो को, निश्चित रूप से लोग पढ़ेंगे और इसका स्वागत होगा। आने वाले दशक में आप भारत में वाचन संस्कृति का भविष्य कैसे देखते हैं? सर ये केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया का मामला है जी, कि पढ़ना तो कभी खत्म नहीं होगा। माध्यम उसके मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बदल जाते हैं जी, तो धीरे धीरे चीज़ें अपने अपने रूप में वो आती जाएंगी जी। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप स्क्रीन देखने के काबिल नहीं होंगे तो आप किताबें फिर से पढ़ना शुरू करेंगे जी, जी, जी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वैश्विक एक चुनौती है, सही है, सही। कि किस दौर से किस तरह से इसका प्रकाशन या वाचन संस्कृति बढ़े। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बेहतर चीज़ है कि चीज़ें माध्यम भले बदलें लेकिन संस्कृति चलती रहेगी, लोग पढ़ते रहेंगे। तो राम कुमार जी, आप इस एपिसोड या पॉडकास्ट के माध्यम से वाचन संस्कृति बढ़ाने के लिए आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जाधव साहब, ये जो आपका सवाल है ये खास करके मैं युवाओं को नहीं कहूँगा बल्कि उनके पेरेंट्स और उनके अभिभावक को कहूँगा कि जो उनके गार्जियन हैं जी, उनके अंदर जो है पढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दें, और अगर पढ़ रहे हैं तो बच्चों को दिखा करके पढ़ें, क्योंकि बच्चे जो देखेंगे वही कॉपी करेंगे, वही फॉलो करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि सारे अभिभावक पेरेंट्स को, घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनको पढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो जो है किताब ही पढ़ें, अखबार भी पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं, पत्रिका, छोटी छोटी बुकलेट्स पढ़ सकते हैं, जीवनी पढ़ सकते हैं, जीवन चरित्र पढ़ सकते हैं, और उसको देख देख करके बच्चे भी आकर्षित होंगे। और ख़ास करके जब वो पढ़ते हैं जी, तो वो बच्चों को सुनाएं भी। जैसे मान लीजिए उन्होंने भगत सिंह को पढ़ा या चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ा, राजगुरु को पढ़ा जी, महात्मा गांधी को पढ़ा, तो उसको पढ़ने के बाद उसे जो है अपने बच्चों को सुनाएं कि आज मैंने इसको पढ़ा जी। खास करके मैंने आपको बताऊं कि मैंने अपने घर पे प्रयोग किया कि हितोपदेश की कहानियां हमने घर पे रखी और हमने बोला कि भाई इसको आप दिन में पढ़ लीजिए और रात को हमें भी सुनाइए और जो बच्चे घर के उनको भी सुनाइए। अच्छी तो बात। उससे क्या होगा कि छोटी छोटी कहानियां जी बच्चों के अंदर आती हैं और ये बड़ा उत्साह आता है जी जी। अगर आप कभी गौर करें, अगर कभी ध्यान दें तो अलिफ लैला करके एक दास्तान हुआ करते थे जी जी जी। अलिफ लैला दास्तान की ये कहानी थी कि उसमें दूरदर्शन पे थी वो। उसमें एक राजा था जी, तो वहाँ का जो सुल्तान था जी, वो हर रात एक नई शादी करता था
हाँ। और सुबह होने पर उस औरत की हत्या कर देता था, मार देता था जी। तो इससे प्रजा बड़ी परेशान थी। जो भी सुंदर लड़कियां मिलती थी वो राजा अपने यहाँ बुला लेता था और फिर उनसे शादी करके और उनको और सुबह मार देता था। ओहो। मतलब उसका एक जुनून था, शौक था, इस तरह से आप बोल सकते हैं। हाँ। तो अब उनके जो मंत्री जी थे जी। एक बार बड़े चिंता में थे कि देखिए क्या होता है कि राजा कुछ भी करे लेकिन उसको संभालने का काम मंत्री का होता है। बराबर है। जो उसका आज के दौर में उसको पीए बोलते ये हैं। बोलते हैं। हाँ। तो वो मंत्री बड़ा परेशान था जी। कि मेरे राज्य में इतना बड़ा राज्य हमारा है और ये लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जी। पूरे दूसरे राज्यों में बदनामी हो रही है कि इनका राजा कैसा है। तो वो चिंतित थे जी। कि बोले मैं परेशान थे, खाना पीना छोड़ दिए। तो उनकी एक बेटी थी, वो सुंदर थी। उसने कहा कि पापा आप इतना दुखी क्यों हैं, मतलब ऐसा क्या कारण है कि आप इतना दुखी हैं। जी। जी। मैं बेटी आप पूछो मत, बहुत चिंता का विषय है। हमारे राज्य की, हमारे देश की बड़ी बदनामी हो रही है। जी। बोले नहीं बताइए क्या हुआ। तो उन्होंने बताया, बताना नहीं चाहिए था, उनका मन नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया। जी। तो उसने बोली कि आप मेरी शादी उनसे करवा दीजिए। ओहो। तो उनकी जो बेटी थी नवाब की, मंत्री जी की, उसने कहा कि आप मेरी शादी उनसे करवा दीजिए। जी। तो मंत्री जी डर गए, बोले बोला तुम क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा और सुबह तुम्हें मार देगा वो। बोला वो मेरी जिम्मेदारी है, बराबर, आप मेरी शादी उससे करवा दीजिए। तो मंत्री जी का मन नहीं था, लेकिन देश के खातिर, क्योंकि करना पड़ा। एक होता है कि देश के लिए कुछ कर दाना। जी। तो उन्होंने सोचा कि अब मेरी बेटी तो चली गई हाथ से, अब ये बोल रही है तो चलो मैं करवा देता हूँ। तो अपनी बेटी की शादी जो है उसने उस नवाब से करवा दी। जी। अब होता क्या है कि शादी हो गई, दिन में सारी चीज़ें हो गई, 10-11 बजे से सजे सब हुए। अब वो नवाब आता है। जी। तो नवाब जब आता है उसके पास, तो लड़की बोलती है कि भाई मैंने शादी कर ली है, मैंने आपको अपने आप को समर्पित तुमको कर दिया है, तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन मेरा ये है कि इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। जी। राजा भी थका मादा था दिन भर से, तो सोचा यार चलो कुछ इंटरटेनमेंट हो जाए, मनोरंजन हो जाए, कुछ सुन लिया जाए। जी। तब वो कहानी शुरू करती है अलिफ लैला की। और अलिफ लैला की कहानी ऐसी है कि एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी, दूसरे के अंदर तीसरी, तीसरी के चौथी, और आप पढ़ते जाएंगे और कहानी एक ही है, कहानी एक ही, खत्म नहीं हो रही है। उसने उस कहानी को उसने 12 बजे से शुरुआत की कहानी को सुनाना। जी। एक कहानी को सुनाते सुनाते उसने 5 बजा दिया, सुबह का समय हो गया। अब राजा ये भूल गया उस कहानी को सुनाते हुए कि मुझे इसको मारना है। जी। उसने 5 बजे कहानी बंद कर दी। अब वो राजा बोला नहीं मेरे को सुनाओ आगे क्या हुआ। बोला नहीं अब सुबह हो गई है, अब आपको महल जाने का समय हो गया है और अब हम नहीं सुनाएंगे, अब सुनना है तो फिर रात को सुनाएंगे। जी। और पक्का सुनाएंगे। जी। अब वो राजा जो है उसमें खुश हो गया, मारना भूल गया। फिर तैयार हुआ के गया अपने महल में, जो उसका काम करने रोज के जो दिनचर्या होती है उसने किया अपना दैनिक कार्य। शाम को 12 की जगह पे वो 11 बजे पहुंच गया जी उस कहानी को सुनने के लिए। और उस मंत्री की लड़की ने फिर एक कहानी उसमें से जोड़ी। वो भी कहानी खूब लंबी है, वो उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, कभी मौका लेता आप उसको पढ़िएगा। मैं इसकी पूर्व भूमिका बता रहा हूँ जो आपको कहीं मिलेगी नहीं। जी जी। कि ये कहानी कैसे बनी और इसके पीछे की कहानी क्या है अलिफ लैला की। जी जी। तो उस मंत्री की लड़की ने उस रात एक फिर कहानी सुनाई। जी। जो वहाँ पे छोड़ा ड्रॉप किया था वहाँ से उसको कंटिन्यू किया। जी। और जब उसको किया तो फिर सुबह 5 बजे उसने फिर होल्ड कर दिया। जी जी जी। अब महाराज बेचैन हो गए, नहीं मेरे को सुनाओ। बोले नहीं अब अगले रात। और ये कहानी चलते चलते ऐसी हो गई जी कि महीनों तक चली। जी। और वो कहानी सुनने के लिए उस राजा को उस लड़की से प्रेम हो गया रियल वाला। अब उसका मारने का विचार ही खत्म हो गया। एक समय आया भाई कहानी खत्म हो गई जी, लेकिन तब तक उस लड़की बदल गए थे, उस कहानी के माध्यम से उसके पूरे उसको विचार को बदल दिया। मैं ये कहानी सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये वाचन संस्कृति का कितना बड़ा प्रभाव होता है। सही है कि और ये पढ़ना नहीं है, सुनना है जी। पढ़ तो कोई और रहा है जी जी जी, सुना किसी और रहा है बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाचन संस्कृति है, उसका ये इम्पैक्ट है। ये उसका इम्पैक्ट है कि पूरे विचारधारा को बदल सकता है, पूरे मनुष्य को बदल सकता है। सही है। तो कभी आपको मौका मिले आप उसको पढ़िए। मतलब वो ऐसे चलती है जैसे कि एक राजा थे जी, उसके यहाँ पे एक हाथी था जी जी। ये कहानी शुरू हो गई। हाथी का देखभाल करता था और हाथी एक दिन जंगल में गया और वो गिर गया।
अब वो कहानी वहाँ पे ड्रॉप हो गई, मतलब वो कहानी होल्ड हो गई। अब अगली कहानी जंगल में गिरा, उसके बाद क्या हुआ कल सुनाएंगे। वैसे उनकी एक क्यूरियोसिटी बढ़ाती जाती है। यस, तो हम यही चीज़ अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। जी, हमने उनको एक कहानी सुनाई या एक कथा सुनाई या एक आदमी के बारे में सुनाई, एक जीवन चरित्र सुनाया, महात्मा फुले के बारे में सुनाया, जी जी, बाबा आमटे के बारे में सुनाया। हम बहुत प्राचीन में नहीं जाए, खास करके जैसे करंट में, जैसे करंट अफेयर में। हाँ, अभी मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। जी जी, उनके बारे में बताओ कि भाई वो कितने पिछड़े, मतलब उनके गांव का नाम भी नक्शे में नहीं होगा, इतने पिछड़े जगह से आदिवासी समाज से वो आई और यहाँ तक राष्ट्रपति तक पहुँच गए। तो उनके जीवन की कहानी बच्चों को सुनाओ तो ये रोमांच आएगा। जी 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 जी। और मैं आपको बताऊं सिर्फ बच्चों में नहीं, अगर मैं आज जी आपको कहानी सुनाना शुरू करूं जी, या इसका सीधा उदाहरण आप वेब सीरीज आज का, बराबर, आज की जो वेब सीरीज बन रही है ओटीटी वाला जो वेब सीरीज है, कई पार्ट में आता है। बीच में देखिए, नाम नहीं लूंगा क्यों, ये सार्वजनिक मंच है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी विशेष एपिसोड का, लेकिन वो जो एपिसोड है वो वही है। आप देखना शुरू करें, आप 1-2 बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे रात को, आप 10 एपिसोड देख जाओगे। दैट वे वो क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। यस, तो यही एक वजह से हम लोग आपको बताने जा रहे थे कि वाचन संस्कृति कितनी इंपॉर्टेंस है अपने लाइफ में। और आपको बताऊं, जो हमारा पंचतंत्र है जी, पंचतंत्र की कहानी भी ऐसी है। जी जी, यही कर्नाटक दक्षिण भारत के एक राज्य था, उनके 4-5 लड़के थे राजा साहब को, वो पढ़ते ही नहीं थे। गुरुजी उनको पढ़ाने जाते थे तो कभी धोती खींच देता था, कभी जो है चुन्नी काट देते थे, तो सारे गुरु जो है परेशान होकर के चले जाते थे। बराबर। तो राजा ने इनाम रखा कि इन बच्चों को जो पढ़ाई करा देगा, जो इनको शिक्षा देगा, जो इनको पढ़ा देगा, उसे हम बहुत इनाम देंगे, राज्य दे देंगे, ये दे देंगे। लेकिन कोई डर के मारे आता नहीं था। सही है, सही। तो पंडित विष्णु शर्मा जी, विद्वान आदमी थे, ऋषि आदमी थे जी, उत्तर भारत से टहलते हुए जो है पहुंच गए। जी जी, तो उन्होंने सुना कैसी है, तो उन्होंने बोले राजा साहब मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा। जी, ये बोले यार पंडित जी सोच लीजिए, जो है बड़े बड़े विद्वान लोग आए, आप या कैसे सादा आदमी वो के चले आए जो है आप बोलते मैं पढ़ाऊंगा। साहब मैं पढ़ा दूंगा, जो है आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। और साहब उन्होंने उसको बुलाया जी, और उसको पढ़ाना लिखाना शुरू किया। ये पंचतंत्र हितोपदेश, ये उन्हीं बच्चों को कैसे पढ़ाया गया जी, मतलब जो बच्चे बैठ नहीं सकते थे एक जगह पे, उन बच्चों को बड़ा राजा बना दिया। तो ये हितोपदेश है, ये वाचन संस्कृति। ये ध्यान में रखते हुए हम लोग आज इस एपिसोड को विराम दे रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम कुमार जी ने आज अपने बहुत ही सरल शब्दों में हमें समझाया कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले खासकर छात्र आज से ही किसी नई किताब का पहला पन्ना जरूर पलटेंगे। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।